हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज का अनाउंसमेंट मैंने पिछले वीडियो में किया था। आज उसी सीरीज का डे 1 है। डे 1 में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी? बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर हमें किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है। इसके लिए बच्चे PYQ एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना मेहनत एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हैं। इन 7 सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर का मैंने एक एवरेज मार्क्स निकाला है पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया और हर एक चैप्टर का एवरेज मार्क्स निकाला है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो मार्क्स है वो एवरेज मार्क्स है। ज़रूरी नहीं है कि जितना मार्क्स आपका ऑन एन एवरेज किसी चैप्टर से आया है एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स का आगे आने वाले अटेम्प्ट में आएगा, या फिर कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो मैं आपसे आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ट्रेंड के हिसाब से वेटेज डिस्कस करने वाला हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी चैप्टर को स्किप करना है या आपको किसी चैप्टर को पूरा टाइम दे देना है जिससे कि बाकी चैप्टर मिस हो जाए। इसलिए स्ट्रेटजिकली हम आगे देखेंगे। आज है डे 1। पहली प्रॉब्लम वो है चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 1 से और फिर ग्रुप 2 की बात करेंगे। ग्रुप 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। पहला है कंपनी लॉ। देखिए बेटा, कंपनी लॉ में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 60 नंबर का है, पार्ट बी आपका 40 नंबर का है। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जिससे ऑन एन एवरेज 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ कंपनी से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आप एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 मार्क्स के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके पूरे कंपनी लॉ में है पार्ट ए के, वो है आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल। सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा टॉपिक्स इस चैप्टर में है। चाहे आप वॉल्यूम वाइज बात करो, टॉपिक वाइज बात करो, लेंथ वाइज बात करो, इसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक्स आपको मिलेंगे। टोटल लगभग 100 पेज का तो सिर्फ यही एक चैप्टर है। इसका वेटेज आप 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे आप इस चैप्टर को करेंगे। इसके बाद मेंबर एंड शेयर होल्डर लगभग 5 मार्क्स का है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स लगभग 5 मार्क्स का है। चार्जेस 5 मार्क्स का है। डिविडेंड 5 मार्क्स का है। अकाउंट्स एंड ऑडिटर लगभग 5 मार्क्स का है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एमालगमेशन 5, एंडोरमेंट कंपनी 5। इस तरीके से आपके 11 चैप्टर में शेयर एंड शेयर कैपिटल का मार्क्स और वेटेज लगभग 10 मार्क्स का है। बाकी सारे चैप्टर्स को आप 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। जैसे कभी चार्जेस का मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर के 2 आ गए। कभी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कभी डोरमेंट कंपनी से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो अकाउंट्स एंड ऑडिटर से कुछ। ये एवरेज ट्रेंड है बेटा, ठीक है। सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है कि भाई कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि जो ट्रेंड रहा है CS का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते कि कब किस चैप्टर से कितने वेटेज का दे दे। अगला है पार्ट बी, जिसमें 40 मार्क्स कवर होंगे। इसमें पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जनरल मीटिंग का। जनरल मीटिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं। लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सेम डायरेक्टर चैप्टर से भी है। 10 नंबर के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। तो पार्ट बी में अगर आप जनरल मीटिंग और डायरेक्टर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका 40 में से 20 मार्क्स तो यही कवर हो गया। बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं उससे आप 5-5 मार्क्स के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर, इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। बोर्ड मीटिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है केस स्टडी के रूप में, ठीक है। तो मार्क्स के हिसाब से नहीं, बट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के हिसाब से ज़रूर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट और की मैनेजरल पर्सन एंड रेम्यूनरेशन से आप 4-4 मार्क्स से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चूँकि CSR का जो टॉपिक है वो रिड्यूस हुआ है इस साल, मतलब अभी जो अनाउंसमेंट आया था ICSI का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन कम पूछें। उस हिसाब से 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हालांकि पहले के जो टॉपिक्स थे CSR के, अगर वो सेम रहता तो इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। अगला है बेटा JIGL।
चैप्टर नंबर सब्जेक्ट नंबर 2 बहुत स्कोरिंग आपका JIGL है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा की थी अपने JIGL के इंट्रोडक्शन रिवीजन सीरीज में, है ना। फिर से मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। इसका जो मैंने सीक्वेंस रखा है वो वेटेज के हिसाब से रखा है। तो सबसे पहला आपको प्रायोरिटी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, जो 3 नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य संहिता। ये आप हाई वेटेज में रख सकते हो। इसमें आपका लगभग 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन में टोटल 3 टॉपिक्स हैं, इस वजह से इसका भी वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है 10 मार्क्स का। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 10 मार्क्स के उससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ये एज इट इज़ है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। सोर्सेस ऑफ लॉ जनरली थियोरेटिकल है, ये 7 तो ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ, लेकिन लगभग 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप सोर्सेस ऑफ लॉ को 5 मार्क्स का वेटेज डेफिनेटली रख सकते हैं, हर बार लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा गया है। आईटी एक्ट का 7 नंबर का वेटेज ऑन एन एवरेज ट्रेंड से दिखा है, लेकिन इससे भी आप इस अटेम्प्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 6 नंबर के अप्रॉक्स आप एवरेज आया है। आरटीआई से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मैंने ऑलरेडी 3 नए कानून में क्लब कर दिया है, तो 15 मार्क्स का आपका 3 नए कानून हो गए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको मैंने डिटेल में आपसे रिवीजन सीरीज में भी डिस्कस किया है। लिमिटेशन लॉ थोड़ा टेक्निकल है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता ही है हर अटेम्प्ट में। हालांकि देखिए केस स्टडी ऐसा पूछा जाता है कि कभी कॉन्स्टिट्यूशन आपको 10 नंबर का दे देता है, कभी आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ 10 नंबर का केस स्टडी दे देता है। सो हम एवरेज की बात करें, ट्रेंड की बात कर रहे हैं, पढ़ना आपको सब कुछ है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो इससे आपको जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 5 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया बेटा JIGL के टोटल चैप्टर्स, 14 चैप्टर जो है ना, कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, 4 चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो बचे सिर्फ 14। थर्ड की अगर मैं बात करूँ बेटा SBILL, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। देखिए इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट है आपका 60 नंबर, पार्ट भी आपका 40 नंबर। जनरली ये जो सब्जेक्ट है ना SBILL, इसको बच्चे बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, ईजी है करके लास्ट तक छोड़ देते हैं। बेटा देखो, अगर आपको कोई चीज़ ईजी लग रहा है तो आप ये मान के चलो ना कि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, तो उस पर भी एफर्ट आपको इक्वली ही लगाना है। पता चला ये कि आप डिफ़िकल्ट चीज़ों में अपना पूरा फोकस दे दिया और वो तो स्ट्रॉन्ग कर लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग करने के बावजूद उसमें आपके मात्र 45 से 50 नंबर आ रहे हैं, जबकि जो ईजी सब्जेक्ट्स है जिस पे आप आराम से 60, 65, 70 स्कोर कर सकते थे, उस पर आपने एफर्ट ही नहीं डाला, ईजी है सोच के, जिसके कारण आपका एग्रीगेट रुक जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि SBILL काफ़ी स्कोरिंग और अच्छा इजी है, इसको आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। इसमें आपके पार्ट ए से हैं सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, लगभग 3 नंबर का। कॉर्पोरेट एंटिटी अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 4 नंबर का। LLP 4 नंबर। इसको अगर हम ट्रेंड देखें ना तो लगभग हर चैप्टर से इसमें 4 से 5 नंबर का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछा गया है। वेटेज लगभग 4 से 5 मार्क्स का है, तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं पहले 7, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। 7 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिजनेस कोलैबोरेशन से भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस और होल्ली ओन्ड सब्सिडीज से भी आप इस अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉ एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे ज़रूर एक बार देखिएगा 4 नंबर के हिसाब से। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे SBILL में पार्ट ए में अगर है तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस प्रोसेस, क्योंकि देखिए आपका अल्टीमेटली सब्जेक्ट को पढ़ने का कारण क्या है कि जब आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा और आपसे कहेगा कि सर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बताइए इसको सेटअप करने के लिए, इसको चलाने के लिए क्या क्या प्रोसीजरल कंप्लायंसेस हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या कंप्लायंस, तो आप उसे पहले यही बताओगे ना कि भाई आपको क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से लाइसेंस ऑब्टेन करने हैं, अगर आप फूड बिजनेस में हो तो क्या करना है, अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो तो क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो आपको क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर 13 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी भी, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद है पार्ट बी, लेबर लॉ का। अब देखिए पार्ट बी में पहला है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ। जनरली इसे 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लॉ 4 नंबर का। वेलफेयर लॉज इंपॉर्टेंट है,
इंडस्ट्रियल रिलेशन इंपॉर्टेंट है और लॉ रिलेटिंग टू वेजेस इंपॉर्टेंट है। हर एक से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि ज़्यादा वेटेज पार्ट बी से है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस भी आपका लगभग 5 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इस तरीके के ट्रेंड चले आ रहे हैं। टोटल 40 मार्क्स हो गया आपका पार्ट बी इंडस्ट्रियल लेबर लॉ का, सॉरी हाँ इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इसके बाद आता है आपका कुछ चैप्टर सब्जेक्ट नंबर 4 दैट इज CAFM। अब देखिए मैं चूँकि CAFM का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है मार्क्स का और जो भी चीज़ लिखा है वो मैंने अपने एक फ्रेंड जो CAFM पढ़ाते हैं उनसे मैंने डिस्कस करके यहाँ पे ये स्लाइड बनाया है। तो ठीक है, एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लगभग 3 नंबर का आता है। कॉर्पोरेट अकाउंट का इंट्रोडक्शन 3 नंबर का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नंबर का। जनरली ये तीनों चैप्टर थियोरेटिकल है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे आपका क्लास 12th में रहा हो, CA फाउंडेशन हमारे टाइम पे भी होता था, या फिर आपका CS एग्जीक्यूटिव हो, सभी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हाई वेटेज का चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स जो हाई वेटेज रखता है। इसके अलावा रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी अकाउंट से 6 नंबर का। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। आप जरूर 8 मार्क्स से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स और कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, ये 3 मेजर चैप्टर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो या नॉर्मल स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना तो हमारा क्लास 12th में एक काम होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं पहले पूरे साल भर। उसके बाद पार्ट बी में हम उसको एनालाइज करते हैं रेशियो के माध्यम से, है ना, रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो उसका एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 10 मार्क्स का एवरेज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 से 5 मार्क्स है। फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगभग 5 मार्क्स का। इसके बाद आपका सबसे स्कोरिंग पार्ट होने वाला है पार्ट बी दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स। जब हम लोग CS प्रोफेशनल में थे तब हमारे टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट CS प्रोफेशनल में हुआ करता था, आपके लिए CS एग्जीक्यूटिव में। तो इससे मैं बता सकता हूँ कि इन सब में कैपिटल बजटिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बड़ा सॉल्वेबल टॉपिक है। लकीली मुझे काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टीचर मिले थे। तो जिस न्यूमेरिकल से मैं पहले भागता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन गया था और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था सब्जेक्ट में जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर, है ना। तो कैपिटल बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 6 नंबर का लगभग आप इससे मान सकते हो। इंट्रोडक्शन टू FM थियोरेटिकल 2 नंबर का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगभग 3 नंबर का आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालेंगे, 5 नंबर का है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का इससे। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर को कंबाइनली आप कह सकते हैं 10 मार्क्स का है। इसके बाद देखिए हमारे समय पे जब जो सबसे 2 बड़े चैप्टर हुआ करते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो एक होता था कैपिटल बजटिंग, दूसरा होता था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये 2 जायंट चैप्टर्स होते थे। मतलब एक हमारा 8 या 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन आता था। उसमें एक बार वर्किंग कैपिटल पूछता था, एक बार कैपिटल बजटिंग पूछता था, एक बार वर्किंग कैपिटल पूछता था, कैपिटल बजटिंग पूछता था 12 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन में। हालांकि बड़े क्वेश्चन पूछने के बाद भी छोटे क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर के इन दोनों चैप्टर में से आता ही था। तो ये मान के चलिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं, अच्छे से कीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिविडेंड डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आ सकते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस और ऑपरेशनल एप्लीकेशन टू FD कंबाइनली 5 से 10 मार्क्स का कवर करते हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे जो वेटेज जो दिए गए हैं वो PYQs के आधार पे हैं, ट्रेंड के बेसिस पे। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, यही वेटेज इस अटेम्प्ट में भी आएगा। सब्जेक्ट 5 अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका बेटा पार्ट बी, है ना। तो सॉरी नॉट पार्ट बी, सेकेंड मॉड्यूल। तो जो भी बच्चे सेकेंड मॉड्यूल दे रहे हैं उनके लिए यहाँ से वीडियो फ्रूटफुल होगा।
CMSL की अगर हम बात करें बेटा तो 2 पार्ट है इसमें, 60 नंबर का पार्ट ए, 40 नंबर का पार्ट बी। बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट 5 नंबर का, सेकेंडरी मार्केट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इससे 8 नंबर का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। SCRA भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का। सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, IFSC, ये सारे 5-5 मार्क्स के वेटेज रखते हैं, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, ऑन एन एवरेज आता है। डिपॉजिटरी एंड सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरीज से भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट बी की तो 40 मार्क्स यहाँ से कवर है। हाई वेटेज चैप्टर में आपका ICDR और LODR आता ही है, डेफिनेटली ICDR और LODR प्रॉब्लमेटिक भी है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, हालांकि अच्छे टीचर मिल जाए अगर इस सब्जेक्ट के लिए तो आपके लिए हाई स्कोरिंग एरिया ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ICDR इंपॉर्टेंट है, LODR इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा शेयर एक्विजिशन एंड टेक ओवर से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से। मैंने CMSL कभी पढ़ाया नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट आपसे नहीं करूँगा। ऑन एन एवरेज जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके आधार पर मैंने आपको वेटेज बता दिया। इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन के ऊपर भी मैं मानता हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और क्वेश्चन पूछता भी है, आई गेस, ठीक है। बाकी स्वेट इक्विटी वाला और इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टोटल मिला के 6 से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दोनों मिला के। इसके अलावा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी प्रोहिबिशन 3 नंबर, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर 5 नंबर, बाईबैक पे 5 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट और जो बच्चों की सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर पे डिमांड रहती है वो है म्यूचुअल फंड्स, है ना। सबसे ज़्यादा बच्चे जो चैप्टर पढ़ना भी चाहते हैं, जिस पे कन्फ्यूजन भी होता है और जो डिफ़िकल्ट भी लगता है वो म्यूचुअल फंड्स है। हालांकि हाई वेटेज चैप्टर है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें लगा के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है म्यूचुअल फंड चैप्टर को। ये हो गया हमारा CMSL के बाद। नेक्स्ट है माई पर्सनल फेवरेट इन ग्रुप 2, दैट इज़ ECIPL। देखिए बेटा, ECIPL के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेटजी भी आपको बता दूंगा। ये ऑन एन एवरेज मार्क्स तो आप ठीक है देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, बट देखो अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ ना ECIPL के लिए तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं पार्ट बी पे जो आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस 40 मार्क्स का जो वेटेज रखता है इसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 लॉज अच्छे से कवर करने हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। देखिए पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट बड़े चैप्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग है, केस लॉ इससे ज़रूर, केस स्टडी इससे ज़रूर पूछा जाता है, एक बड़ा क्वेश्चन आपको दिया रहता है पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का। उसके अलावा तीनों चैप्टर में से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक अटेम्प्ट में एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपको पेटेंट का तो फिर आप ट्रेडमार्क, कॉपीराइट से छोटे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2-3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट से आप हाई वेटेज 10 मार्क्स का 10-10 मार्क्स का आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि कभी तीनों में से एक से क्वेश्चन भी नहीं पूछा है ना। कॉपीराइट से मान लो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन तीनों को प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़िएगा। GI और डिज़ाइन बहुत इजी है और एक क्वेश्चन ज़रूर इन दोनों में से चैप्टर से पूछा जाता है, तो 4-4 मार्क्स आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू IPR इज़ नथिंग बट द समरी ऑफ ऑल दीज 5 चैप्टर्स ऑफ IPR, ठीक है, IPR लॉ। अब अगर मैं पार्ट ए पे जाऊं तो देखिए पार्ट ए में इकोनॉमिक और कमर्शियल लॉज में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई मार्क्स का एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं आपको स्ट्रेटेजिकली बता रहा हूं आपको पढ़ना कैसे चाहिए। तो देखिए पार्ट अगर मैं कमर्शियल लॉज की बात करूं तो इस कमर्शियल लॉज में आपको कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 हाई वेटेज है। देखिए पहले जो आपका EBCL होता था, अभी तो ECIPL है, पहले EBCL होता था, उसमें एक अकेला चैप्टर कंपटीशन एक्ट हुआ करता था बेटा 25 मार्क्स का, सिर्फ एक चैप्टर 25 मार्क्स का होता था, समझ लो। तो आप समझ लीजिए कि अब ECIPL हो गया तो अब तो ऐसा 25 मार्क्स का वेटेज अलग से नहीं दिया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे कंपटीशन एक्ट से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई वेटेज है, याद रखें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो पता नहीं पर्सनल फेवरेट टॉपिक है ICSI का, हर बार क्वेश्चन पूछता है और जनरली केस स्टडी या केस लॉ के आधार पे पूछता है, तो इसका आप नाम, केस लॉ का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है। केस स्टडी आप पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का और ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे, हाई वेटेज है फिर भी। तो देखिए 20 मार्क्स तो यहीं से आपको मिल जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कॉम्पिटिशन एक्ट से। बाकी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और रेरा से आपको कभी क्वेश्चन पूछे जाते, कभी नहीं पूछे जाते, तो आप 4-4 मार्क्स इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
इसके ऊपर आता है आपका इकोनॉमिक लॉ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स और बेनामी ट्रांजैक्शंस डिलीट हुए हैं। तो उसके बाद जो बचा चैप्टर्स है इकोनॉमिक लॉज में, वो है आपका फेमा, एफडीआई, ओडीआई, एफटीपी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एफसीआरए और मनी लॉन्ड्रिंग। आप ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि लेंथ कितना है। जैसे एफटीपी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप 4 नंबर के लिए इतना बड़ा चैप्टर पढ़ें और उस पर पूरा अपनी जी जान झोंक दे तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है। अगर लग रहा है ये 4 से 5 मार्क्स का है और इसमें मुझे एफर्ट 95 मार्क्स के हिसाब से देना पड़ रहा है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई आप कुछ चीज़ें स्किप नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ICSI का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या पूछ ले। आप उसमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए। जैसे एफटीपी हो गया, बहुत वास्ट है बेटा, वो बहुत ही वास्ट है, नहीं याद रख सकते आप सारा कुछ। तो आप ज़्यादा एफर्ट किस पे डालिए, पार्ट बी पे डालिए। और जो कमर्शियल लॉस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कंपटीशन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हो गया, रेरा हो गया, ऊपर आपका इकोनॉमिक लॉज में मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फेमा हो गया, ओडीआई हो गया, SEZ हो गया, इन सब से आप ज़्यादा फोकस कीजिए। FCRA, ठीक है, FTP, FDI, ये 2 टॉपिक को आप थोड़ा सा लास्ट में कीजिएगा मेरे हिसाब से, है ना। बाकी टैक्स लॉस पे आगे बढ़ते हैं। 7th पेपर है टैक्स लॉस। अब देखिए, मैं कभी खुद टैक्स का एक्सपर्ट तो रहा नहीं हूँ, एक्सपर्ट तो छोड़ दीजिए, मैं तो बस टैक्स को पास होने के लिए पढ़ता था। बस स्ट्रेटजी मैंने इस तरीके से बनाई थी कि मैं टैक्स में हमेशा पास हुआ। आपको भी वही करना है, क्योंकि टैक्स इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना वास्ट है। बच्चा अगर ये सोचे कि मैं अगर टैक्स के डायरेक्ट टैक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाऊंगा, तब भी वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। मेरी स्ट्रेटजी क्या रही है टैक्स लॉज में, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, मुझे CS एग्जीक्यूटिव में और CS प्रोफेशनल में, दोनों में टैक्स सिर्फ और सिर्फ IDT की वजह से पास हुआ हूँ मैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि कोई भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाए। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको बहुत अच्छे से करने, लगभग मेरे ख्याल से 40 मार्क्स का वेटेज है इनडायरेक्ट टैक्स का। तो पहले मैं इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात कर लें, तो मैंने इसमें इंडिविजुअल चैप्टर्स का अलग से नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको कंबाइन दिया है कि जैसे लेवी हो गया, टाइम, प्लेस, वैल्यू और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारे टॉपिक्स को आप 25 मार्क्स का वेटेज रख सकते हैं। ये अच्छे से कर लेंगे, आपको 25 मार्क्स कवर हो जाएगा। दूसरे जो टॉपिक्स हैं, थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, इनके अलावा आप 15 मार्क्स का वेटेज इसमें रख सकते हैं। 25-15 छोड़ दो, 40 मार्क्स का मान के चलो और अच्छे से इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ो। इसके बाद आप डायरेक्ट टैक्स कितना भी पढ़ लो, इतने प्रोविज़न है कि कहीं ना कहीं बच्चा फंस जाता है। इसमें भी आपको वेटेज रखना है, 5 हेड्स को आपको इंपॉर्टेंस देना है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड मिला के ही 30 नंबर का आपका वेटेज हो जाता है। इसके अलावा क्लबिंग ऑफ इनकम और डिडक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप ये 10 मार्क्स का इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा थियोरेटिकल है, प्रोसीजरल कंप्लायंस है, क्योंकि मैं देखो टैक्स में ज़्यादा थियोरी पे ही फोकस करता था डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि सैलरी, कैपिटल, सैलरी तो चलो फिर भी बन जाता था, PGBP, कैपिटल गेन में गाड़ी कहीं ना कहीं फंस जाती थी। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पास होना था। एग्जामिशन में कभी इस पे टारगेट नहीं किया, ना मैं ला सकता था, इसलिए मैंने स्ट्रेटेजिकली रेसिडेंशियल, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, कुछ अदर टॉपिक्स, क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शंस, इस पे ज़्यादा फोकस किया, तो मैं पास हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कंबाइन करके, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स नहीं आए थे, लगभग 47 से 50 मार्क्स के बीच में मेरे टैक्स में मार्क्स आए थे। लास्ट रिवीजन सीरीज़, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछले वीडियो में कि बच्चों से मैंने एक पोल लिया था कि हर एक चैप्टर का रिवीजन मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हम आंसर राइटिंग सेशन पे फोकस करते हैं। हर एक चैप्टर का मैं आंसर राइटिंग इजीली कवर कर पाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको रिवीजन खुद से करने हैं, आप रिवीजन खुद से कीजिए। मेरे चैनल पे आप आइए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस पे। तो 2 सीरीज़ डेली चलेगा, एक 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज़, हर दिन वीडियो आएगा। दूसरा आंसर राइटिंग सीरीज़ का हर दिन लगभग वीडियो आएगा। तो आप मेरे साथ ये 2 सीरीज़ को ज़रूर देखते रहिएगा, आप 60 दिन में पूरी चीज़ें कवर कर पाएंगे। दोनों ही सीरीज़ के हर वीडियो में ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ, 15 से 20 मिनट में आपका ले रहा हूँ एक वीडियो के लिए। तो हर दिन का लगभग आप आधे घंटे से पौन घंटा आप मुझे दीजिए, बाकी आप अपने सेल्फ स्टडी को दीजिए, पढ़ाई को दीजिए, अदर लेक्चर्स को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। डे 1 हमारा कंप्लीट होता है बेटा, डे 60 डेज़ का। अगला वीडियो एक बड़े अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएगा। हर बच्चा उस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस प्रॉब्लम पे लाएंगे। बाकी आपको और क्या क्या प्रॉब्लम एज अ स्टूडेंट फेस करनी होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।